Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन हैं उसके पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, इलेक्शन का जो वोटिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ, जिसके अंदर 60% जो पोलिंग है उसको रिकॉर्ड किया गया है। आप देखिए कि दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के जो अर्लियर पोल्स कंडक्ट हुए थे 5 ईयर बिफोर या उससे 5 ईयर बिफोर, तो उसके कंपैरिजन के अंदर जो वोटिंग का जो परसेंटेज है वो यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। स्टूडेंट्स, स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन कंडक्ट करना हो या यूनियन टेरिटरीज का जो लेजिस्लेटिव असेंबली जहाँ पे है उसके इलेक्शन को कंडक्ट करना हो, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास में है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में। तो आप देखिए कि आपके लिए यहाँ पे एक ऑब्वियस क्वेश्चन है कि स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन हुआ करता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, जिसको कि 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सेटअप किया गया था। तो आप देखिए उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन से इलेक्शन है वो कंडक्ट करने का है। तो बेसिकली स्टूडेंट, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, अर्बन लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन है वो स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा कैरी आउट किया जाता है। पर दिल्ली के रिगार्डिंग में आपको इन्फॉर्मेशन ये भी होना चाहिए कि दिल्ली ऐसा एक एरिया है जहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसका आपको इस्टेब्लिशमेंट है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। जो कंप्लीट एरिया है उसको अर्बन लोकल बॉडीज है उसी के अंडर में कवर है वो किया गया है। स्टूडेंट्स, ये तो हमने इलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग में डिस्कस किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। अब आप देखिए कि वोटिंग का जो परसेंटेज है उसको इम्प्रूव करने के रिगार्डिंग में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा काफ़ी बार स्वीप का जो प्रोग्राम है वो चलाया करते हैं। स्वीप बेसिकली क्या है? आप देखिए कि जैसे ही इलेक्शन नोटिफाई होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग में अवेयरनेस को जनरेट किया जा सके। वोटिंग जो आपका राइट है, जो कि बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यूपीएससी के द्वारा 2017 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर में राइट टू वोट के पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था सिविल सर्विस प्रीलिम्स के एग्जाम के अंदर में। तो स्टूडेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको एक्सरसाइज कैसे कैरी आउट किया जाए, उसका जो इम्पोर्टेंस है उस सभी के बारे में स्वीप प्रोग्राम के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी 2013 के समय में पीयूसीएल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस के थ्रू में नोटा का जो कॉन्सेप्ट है उसको इनिशिएट किया गया था, उसको इम्प्लीमेंट किया गया। अब नोटा बेसिकली क्या है? नन ऑफ द अबाउ का ये कॉन्सेप्ट है। अगर वोटर के द्वारा वोटर को कोई भी यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो नहीं पसंद है, तो आप देखिए कि वो बूथ के लिए अप्रोच करे, नोटा को वहाँ पे प्रेस किया जाए, उनके द्वारा नोटा को अपना जो वोट है वो कास्ट किया जाए। स्टूडेंट्स, का नोटा का ओवरऑल रिजल्ट के ऊपर में कोई इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा? आप देखिए कि कोई भी इम्पैक्ट है वो नहीं है ओवरऑल रिजल्ट के ऊपर में। क्या स्टूडेंट्स, नोटा यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स है उसको सिक्योर करता है, तो क्या वहाँ पे इलेक्शंस का कैंसिलेशन होगा? तो आप देखिए कि इलेक्शन का जो कैंसिलेशन है वो भी आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडीज के पर्सपेक्टिव से इस इनिशिएटिव को कैरी आउट करने के रिगार्डिंग में एक बार डिस्कस जरूर किया गया था कि वहाँ पे लोकल बॉडी इलेक्शंस के अंदर में अगर नोटा वहाँ पे इमर्ज होता है तो फिर से इलेक्शन है वो कंडक्ट होंगे उन एरियाज के अंदर में। बट आप देखिए कि स्टिल आपको एग्जिस्टेंस के अंदर में ये जो इनिशिएटिव है स्टेट जो लोकल बॉडीज है वहाँ पे भी आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। क्या स्टूडेंट्स, हमारा जो राज्यसभा का जो वोटिंग हुआ करता है जिसके अंदर में आप देखिए कि इलेक्टेड पर्सन है वो ही वहाँ पे वोटिंग को कैरी आउट करते हैं अपर हाउस के पर्सपेक्टिव से। तो स्टूडेंट्स, के राज्यसभा के अंदर भी नोटा का जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्टेंस में देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, वहाँ पे जो नोटा का जो वोटिंग है वो नहीं हुआ करता है। एक तो आप देखिए कि राज्यसभा के अंदर ओपन बैलेट का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव रहेगा और आप देखिए उसको अपना जो वोट कास्ट किया गया है वो आप शो किया जा सकता है। राज्यसभा के अंदर में ओपन बैलेट का कॉन्सेप्ट है वो हुआ करता है। ओपन बैलेट वहाँ पे क्यों रखा गया था कि आप देखिए कि सीक्रेसी कहीं करप्शन का जो कारण है वो ना बने। ऐसे कुछ केसेस सामने आए थे 97-98 के समय में राज्यसभा वोटिंग के थ्रू। तो फिर आपको जो वोट ओपन बैलेट का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे जो इस तरीके से जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको शो करने का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। तो ये हमने वोटिंग के प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया। अब आप देखिए कि नोटा को क्यों लाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसका बेसिक रीजन यही था कि हमारा जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का जो एरिया है जिसके अंदर में क्रिमिनल पर्सन्स, ऐसे पर्सन जो सोसाइटी के लिए सेंसिटिव नहीं है, अवेयर नहीं है, उनको कैंडिडेट वो ना चूज किया जाना पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज के लिए आप देखिए कि जो विनेबिलिटी है, उनका जीत के आना वो सीट के ऊपर में, वो एक मेजर फैक्टर का रोल आपको देखने के लिए मिलता है।
चाहे उसके रिगार्डिंग में किसी भी तरीके के कास्ट कॉम्बिनेशन हो, अगर कास्ट कॉम्बिनेशंस फेवर करते हैं, जो सोशल कॉम्बिनेशंस हैं वो फेवर करते हैं पॉलिटिकल पार्टी को, तो आप देखिए कि उनके द्वारा विनेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पे जो कैंडिडेट है वो चूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि जो क्रिमिनल पर्सनस हुआ करते थे, जो अनसेंसिटिव पर्सनस हैं, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो उनके नंबर्स जब इंक्रीज होने लगे इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर में, तो 2013 के समय में एक केस अब एग्जिस्टेंस में आता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही, जिसको कि हम लिली थॉमस केस के नाम से जाना करते हैं। कौन सा केस है स्टूडेंट्स? लिली थॉमस। आप देखिए कि ये जो केसेज हैं वो आप अपना आंसर के अंदर में कोट करोगे जब भी आप मेंस के आंसर्स लिखोगे। नोटा का जो केस है वो कौन सा है? पीयूसीएल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। पीयूसीएल एक ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी बार पीपल्स का जो अवेयरनेस है, सिटीजन्स का जो आप देखिए राइट्स है उसके रिगार्डिंग में उनके द्वारा काफ़ी सारी पीआईएल है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, जो उनके अप्रोच है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, जिससे कि कुछ रिफॉर्म्स है उनको कैरी आउट किया जा सके। तो लिली थॉमस केस के अंदर में ऐसे पर्सन जो कन्विक्टेड हैं 2 ईयर या मोर देन 2 ईयर के रिगार्डिंग में, तो उनको आप देखिए कि कुछ समय के लिए जो बार है वो किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, कुछ समय के लिए वो डिस्क्वालीफाई हुआ करते हैं इलेक्शन को कंटेस्ट करने के पर्सपेक्टिव से। अब ये हमने बेसिकली यहाँ पे वोटिंग प्रोसेस, स्वीप एंड लिली थॉमस केस, इन सभी के बारे में डिस्कस किया। अब आप देखिए कि कल जब वहाँ से जो वोटर है वो बूथ के लिए अप्रोच किए थे, तो जब वहाँ से वो एग्जिट करेंगे, बूथ से जब एग्जिट करेंगे, तो उनसे आप देखिए कि कुछ सर्वे एजेंसी के जो पर्सन हैं वो हुआ करते हैं बूथ एरिया के वहाँ पे, उनके द्वारा पर्सन से अपना ओपिनियन है वो मांगा जाएगा कि किसको उनके द्वारा वोट दिया गया, इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है। और ये बेसिकली आप देखिए कि एग्जिट पोल का जो कॉन्सेप्ट फिर आपको देखने के लिए मिलता है जैसे ही वोटिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है उसके लेटर फेज के अंदर में। तो एग्जिट पोल के रिगार्डिंग में भी कुछ गाइडलाइंस हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कि वोटर्स को इन्फ्लुएंस ना करें, वोटिंग प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद में ही जो डाटाज हैं उनके द्वारा जो रिलीज है वो किया जाए, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सीट्स वो बताया करते हैं, उनका जो सैंपल साइज है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है स्टूडेंट्स। हो सकता है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में उनके द्वारा 2 या 3 जो बेसिकली बूथ है उन्हीं के रिगार्डिंग में सर्वे को कैरी आउट किया गया हो, या मोर उनके द्वारा किस तरीके से कैरी आउट किया गया है सर्वे, ये इसके ऊपर में आप देखिए कि डिपेंड करता है उनका जो नंबर्स का जो ऑथेंटिकेशन है वो बेसिकली। तो दिस इज ये बेसिकली एग्जिट पोल के बारे में हमने डिस्कस किया, किस तरीके से एग्जिट पोल है वो वर्क किया करता है कि जब बूथ से जो कोई वोटर है वो एग्जिट करता है और वहाँ पे ओपिनियन कोई सर्वे एजेंसी के द्वारा जो लिया जाता है उसी को एग्जिट पोल का जो नाम है वो दिया जाता है, जो कि आपको इलेक्शन कंडक्ट होने के बाद में देखने के लिए मिलेगा। इलेक्शन प्रोसेस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को हमने डिस्कस किया। इसके जो रिजल्ट्स हैं, जो काउंटिंग प्रोसेस है वो लेटर फेज के अंदर में कंडक्ट होगा। हर एक जो रिटर्निंग ऑफिसर है, जो लोकल ऑफिसर है हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के, उनका गाइडलाइंस के अंदर में आप देखिए कि जो कम्प्लीटली जो काउंटिंग प्रोसेस है इलेक्शन कंडक्ट होने के बाद में जो विक्ट्री का जो सर्टिफिकेट दिया जाता है रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा, वहाँ तक आप देखिए कि कंप्लीट वर्क है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये इलेक्शन प्रोसेस के बारे में था। नेक्स्ट अगर हम बात करें गाजा स्ट्रिप के पर्सपेक्टिव से है, गाजा स्ट्रिप के रिगार्डिंग में यूएस के जो पॉलिटिकल लीडर हैं वहाँ के प्रेसिडेंट, उनके द्वारा उसके डेवलपमेंट प्लान के बारे में बताया गया। वहाँ की कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव से कहा गया कि आप नाइबर जो कंट्रीज है वहाँ के लिए आप अप्रोच कीजिए। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये इजराइल का मैप है, सपोज कीजिए इजराइल का जो मैप है वो सिचुएटेड है, साउथ वेस्टर्न पार्ट है जो इजराइल का साउथ वेस्टर्न जो पार्ट है यहाँ पे गाजा स्ट्रिप है वो सिचुएटेड है। एक स्ट्रिप काइंड ऑफ एरिया है बेसिकली, एक आपको जो लॉन्ग स्ट्रिप काइंड ऑफ एरिया है वो देखने के लिए मिलेगा। गाजा स्ट्रिप के अंदर में आप देखिए कि थ्री साइड से इसका जो प्रोटेक्शन है या जो सिक्योरिटी है इजराइल का जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनके द्वारा किया जाता है। जो सदर्न पार्ट है जो कि किसके साथ एरिया शेयर करता है, साइनाई पेनिनसुला या सिनाई पेनिनसुला जो है इजिप्ट का, उसके साथ में आप देखिए कि सिनाई जो पेनिनसुला है वो बेसिकली एशिया एंड अफ्रीका को भी कनेक्ट करता है, इजिप्ट का ये पार्ट है। इसी साइनाई पेनिनसुला का जो आप देखिए कि इस एक एरिया के अंदर में जो स्वेज कैनाल है वो भी सिचुएटेड है, रेड सी के थ्रू जो ट्रेड वहाँ से पास हुआ करता है स्वेज कैनाल के उस एरिया से। स्टूडेंट्स अब डेवलपमेंट प्लान के अंदर में क्या बताया गया कि यहाँ पे जो पैलेस्टीनियन कम्युनिटी है उनके द्वारा किसी नाइबर कंट्री के लिए अप्रोच किया जाए। जब भी मास लेवल के ऊपर में पैलेस्टीनियन कम्युनिटी का अर्लियर फेज के अंदर भी जो माइग्रेशन हुआ था उसको हम किसके नाम से जानते हैं, जैसे कि 1948 के समय क्रिएट हुआ,
इसके अलावा आप देखिए कि इसका जो मास लेवल के ऊपर जो माइग्रेशन है 1967 के समय में, जब 6 डे वॉर का जो समय है वो हुआ करता था, तो इसको एक उर्दू का एक वर्ड है नकबा। नकबा क्या है? मास लेवल के ऊपर में माइग्रेशन जो इस गाजा स्ट्रिप से अदर एरियाज के लिए कैरी आउट किया गया था। तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन है यूएस प्रेसिडेंट का कि आपके द्वारा अदर कंट्रीज के लिए अप्रोच किया जाए, अदर कंट्रीज के द्वारा जो प्लान है उसको रिजेक्ट किया गया है कि इस तरीके से जो पॉपुलेशन प्रेशर है वो क्रिएट कर सकता है। और यूएस के द्वारा यहाँ पे बताया गया कि स्ट्रिप को उनके द्वारा डेवलप किया जाएगा, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को बनाया जाएगा। किसके लिए ये जो स्ट्रिप है वो बिलोंग करेगा फ्यूचर के अंदर में इनके प्लान के अकॉर्डिंग में? तो आप देखिए कि होम फॉर द वर्ल्ड पीपल के रिगार्डिंग में एक होम है वो बताया गया है, इसको इस तरीके से इनके द्वारा डेवलपमेंट है वो किया जाएगा। इजिप्ट के द्वारा और जॉर्डन नाम का जो कंट्री है जो कि नाइबर एरिया के अंदर ही सिचुएटेड है, उनके द्वारा आप देखिए कि इस प्लान को रिजेक्ट किया गया है। कतर के द्वारा जरूर इस प्लान को आप देखिए कि एंडोर्स किया गया था। कतर नाम का जो कंट्री है जो कि पर्शियन गल्फ के एरिया के अंदर में सिचुएटेड है। अब स्टूडेंट्स आप देखिए कि जब जब से यहाँ पे जो कम्प्लीटली जो कन्फ्लिक्ट है वो एग्जिस्टेंस में आया है 2023 के समय में, 7 अक्टूबर का जो डे है जब हमास के द्वारा अटैक को कैरी आउट किया गया था इजराइल के साउथ वेस्टर्न पार्ट के अंदर में। तो आप देखिए कि उसी के लेटर फेज के अंदर में काफ़ी बार एडिटोरियल्स के अंदर ये मेंशन किया गया कि इजिप्ट का जो इंटरवेन है वो क्यों नहीं है इस कन्फ्लिक्ट के अंदर में, या जॉर्डन का जो इंटरवेन है वो क्यों नहीं है कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के पर्सपेक्टिव से, या कन्फ्लिक्ट को किस तरीके से यहाँ पे आगे आप देखिए कि कैरी आउट करना है। तो आप देखिए कि उनका बेसिक रीजन यही है कि मास लेवल के ऊपर में उन कंट्रीज के अंदर में ऑलरेडी जो पैलेस्टीनियन कम्युनिटी है उसका माइग्रेशन हो चुका है अर्लियर फेज के अंदर में भी। पैलेस्टीनियन कम्युनिटी को आप देखिए कि जो ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट है, जो बेसिक राइट्स हैं उनको अवेलेबल करवाया जाए, उसके रिगार्डिंग में यूएन का जो रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। रिलीफ एंड वर्क एजेंसी आप देखिए कि अम्मान के वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। इसका बेसिक काम क्या है कि जहाँ जहाँ पे पैलेस्टीनियन कम्युनिटी का माइग्रेशन हुआ था, जो जिसके अंदर में आप देखिए कि सीरिया भी है, वेस्ट बैंक का एरिया भी है, जॉर्डन है, इजिप्ट है, लेबनान का एरिया है। तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसके एरियाज को एक बार आप रीड करना अच्छे से, कौन कौन से वो एरिया मेंशन है। आप देखिए कि वहाँ पे जो बेसिक सर्विस है पैलेस्टीनियन कम्युनिटी को प्रोवाइड किया जाए। तो ये बेसिकली आप देखिए कि गाजा स्ट्रिप के बारे में हमने डिस्कस किया। एक आपको यहाँ पे यूपीएससी का इंफॉर्मेशन होना चाहिए एग्जाम का कि जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ मेडिटेरियन सी है, ईस्टर्न पार्ट है मेडिटेरियन सी का, इसको किसके नाम से जाना करते हैं? तो लेवेंट रीजन के नाम से ईस्टर्न पार्ट ऑफ मेडिटेरियन को जाना करते हैं। हमारे विंटर के समय में जो बारिश हुआ करता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में, जिसको कि हम वेस्टर्न डिस्टरबेंस के नाम से जानते हैं, तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस भी आप देखिए कि जो मेडिटेरियन सी का एरिया है, वेस्ट पार्ट ऑफ यहाँ पे इजराइल के अंदर में, यहीं से ही मॉइस्चर है वो गेन करती हैं विंड्स, और उनके द्वारा जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में जो बारिश है वो की जाती है विंटर के समय में। जो खरीफ का जो रबी का जो क्रॉप है उसके लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिट है वो रिसीव होता है विंटर का जो उस बारिश की वजह से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इलेक्टोरल रोल के पर्सपेक्टिव से है, कुछ वोटर्स के द्वारा बूथ के लिए अप्रोच किया गया, वहाँ पे लोकल ऑफिशियल्स के द्वारा उनको बताया गया कि उनका जो नाम है वो डिलीट हो चुका है लिस्ट से। तो स्टूडेंट्स लोकल जो ऑफिशियल्स हैं या जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है उनका आप देखिए कि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करता है, इलेक्शन से पहले इलेक्टोरल रोल है उसको अपडेट किया जाता है। वैसे तो आपको एवरी ईयर ये समय समय पे देखने के लिए मिलेगा कि जो इलेक्टोरल रोल है उसका अपडेट किया जाएगा। कुछ नंबर ऑफ वोटर्स हैं, डेथ होने के बाद में जो नंबर ऑफ वोटर्स हैं उनका आप देखिए किसी पर्सन का डेथ हुआ है तो उसका नेम को डिलीट करना, रिमूव करना लिस्ट से, किसी पर्सन के नेम को ऐड करना, किसी के द्वारा अप्लाई किया गया है कि उनके नेम को इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में ऐड कीजिए तो उसको भी कैरी आउट किया जाता है। तो इलेक्टोरल रोल को अपडेट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोकल ऑफिशियल्स के पास में है, बट आप देखिए कि हर एक बूथ का यहाँ पे बीएलओ को भी डेजिग्नेट किया जाता है। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस से रिलेटेड जो पर्सन है उसको बीएलओ बना दिया जाएगा। और बीएलओ आप बेसिकली क्या है, बूथ लेवल का ऑफिसर है जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि उनके द्वारा एक जो भी एप्लीकेशन हुआ करता है ऐड करना या रिमूव करने के पर्सपेक्टिव से उसके अंदर में जो एक्टिविटी है उसको कैरी आउट किया जाता है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ वोट्स हैं वो यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ वोट्स हैं वो डिलीट हुए हैं, उसके बारे में ये मेंशन था इस न्यूज़ के अंदर में।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यूएस एंड इंडिया के पर्सपेक्टिव से है, यूएस के जब प्रेसिडेंट पावर के अंदर में आए हैं तो उनके द्वारा कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को साइन किया गया था, जिसके अंदर जो इलीगल वे के अंदर में जो कंट्री के लिए अप्रोच किए हुए पर्सन है यूएस के वहाँ पे, तो उनको डिपोर्ट है वो करने के बारे में उनके द्वारा कहा गया था। कुछ और भी कंट्रीज है जहाँ पे पर्सनस को डिपोर्ट किया गया है, बट आप देखिए कि यूएस का जो एयरक्राफ्ट है वो इंडिया के लिए अप्रोच किया अमृतसर के अंदर में 100 जो इंडियन पर्सन है जो कि इलीगल वे के थ्रू अप्रोच किए थे, जिसके अंदर में कुछ आपको हरियाणा का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ से, हरियाणा की जो डिस्ट्रिक्ट है नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में वहाँ से आपको देखने के लिए मिलेंगे, पंजाब से हैं, गुजरात से हैं, और भी काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जहाँ से वो पर्सन है वो बिलोंग किया करते हैं 100 के आसपास, जिनको वापस से जो डिपोर्ट है वो किया गया है। बेसिकली स्टूडेंट्स ये जो डंकी का जो प्रोसेस है, डंकी प्रोसेस क्या हुआ करता है, एसआरके का एक मूवी आया था इलीगल वे के अंदर में, उसके थ्रू बताया गया है कि लोग अप्रोच करते हैं किसी भी ऐसे कंट्री के वहाँ पे जहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटी उनके लिए अवेलेबल है, बेटर एस्पिरेशन उनके लिए अवेलेबल है। तो आप देखिए कि इस तरीके से हमने सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज को भी डिस्कस किया था कल का जो न्यूज़पेपर डिस्कशन है या परसों की न्यूज़पेपर डिस्कशन के अंदर में, कि कैसे सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज को यूज किया जाता है इलीगल वे के अंदर में किसी भी कंट्री के अंदर एंट्री के पर्सपेक्टिव से। अब इन पर्सनस को डिपोर्ट किया गया, तो इस तरीके का जो एक्टिविटी है वो आप देखिए कि हमारा कंट्री है उसके भी इंसल्ट का जो इंसल्ट के रूप से देखा जा सकता है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर में किसी कंट्री के थ्रू हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको डिपोर्ट है वो किया गया, वो इलीगल वे के अंदर में वहाँ पे अप्रोच किए हैं, लीगल वैलिड डॉक्यूमेंट्स के थ्रू नहीं गए हैं। तो बेसिकली डिपोर्टेशन के बारे में था, एग्जाम के पर्पज से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं यहाँ से। नेक्स्ट आप देखिए कि बाई इलेक्शन प्रोसेस के बारे में है। मिल्कीपुर नाम का एक लोकसभा सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबली का एक सीट है, असेंबली का सीट है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के अंदर में। जो आप देखिए कि वैकेंसी क्रिएट हुआ था उसके रिगार्डिंग में, तो वहाँ पे भी वोटिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ है। एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है, बाई इलेक्शन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। जब भी किसी सीट का जो टेन्योर बचा हुआ है, टेन्योर कितना बचा हुआ है स्टूडेंट्स, मोर देन 1 ईयर का, 1 ईयर से ज़्यादा का अगर टेन्योर बचा हुआ है तो वहाँ पे वैकेंसी अगर क्रिएट होती है तो बाई इलेक्शन है उसको कंडक्ट किया जाएगा। बाई इलेक्शन के अंदर में जो पर्सन वहाँ पे इलेक्ट होता है, क्या उसको 5 ईयर का जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है वो दिया जाएगा? नहीं स्टूडेंट्स, जो रिमेनिंग वहाँ पे बचा हुआ है, तो कम्प्लीटली वहाँ पे सीट का जो रिमेनिंग टाइम पीरियड बचा हुआ है किसी भी लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली के रिगार्डिंग में, उस टेन्योर के रिगार्डिंग में इलेक्शन है वो कंटेस्ट होता है वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि जब भी वैकेंसी क्रिएट होगा तो वैकेंसी क्रिएशन के 6 मंथ का जो टाइम पीरियड है, या आप देखिए कि कोई कंडीशन ऐसा है तो मोर देन 6 मंथ का समय भी लग सकता है वहाँ पे, जब इलेक्शन वहाँ पे कंटेस्ट हो। तो ये बाई इलेक्शन प्रोसेस के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक एस्ट्रॉइड के बारे में है। स्टूडेंट जो चिली का नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेटरी हैं वो सिचुएटेड हैं, जो कि हमारा एस्ट्रोनॉमिकल जो प्रोसेस है उसको ऑब्जर्व किया जाता है। उन्हीं के थ्रू आप देखिए कि बताया गया है कि एक एस्ट्रॉइड है वो अर्थ के लिए हिट कर सकता है, अर्थ को उसके द्वारा फ्यूचर के समय जो हिट है वो किया जा सकता है। एस्ट्रॉइड को जो नाम है वो दिया गया है Y24। आपसे हो सकता है कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, टर्म को मेंशन कर दिया जाए, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि Y24 है वो क्या है टर्म, या और भी जो एस्ट्रॉइड हैं 2-3 एस्ट्रॉइड हैं उसके नेम को यहाँ पे ऐड कर दिया जाए कि Y24 है, बेनू है, ये जब कुछ टर्म है वो न्यूज़ के अंदर में है, ये किससे रिलेटेड हैं, क्या कोई मेडिसिन है यहाँ पे, कोई वैक्सीन है, या आप देखिए एस्ट्रॉइड है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन वो पूछे जा सकते हैं यूपीएससी के एग्जाम के अंदर में। अब देखिए कि यहाँ पे Y24 जो एस्ट्रॉइड है उसको बताया ये गया है कि आने वाले जो 6 to 7 ईयर्स हैं उसके अंदर में ये अर्थ को हिट कर सकता है। जो अटलांटिक ओशियन का पार्ट है, पैसिफिक ओशियन का पार्ट है वहाँ पे। अब एग्जाम के पर्पज से यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको ये टर्म पता होना चाहिए। वार्निंग किसके द्वारा इश्यू किया गया है, इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड वार्निंग नेटवर्क है, इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड वार्निंग नेटवर्क। 2013-14 के समय में 2013-14 के समय में इस नेटवर्क को सेटअप किया गया था। यूएस का जो आप देखिए कि नासा नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, नासा का जो यहाँ पे नासा के द्वारा गाइडेंस है वो कैरी आउट किया जाता है इंटरनेशनल जो एस्ट्रॉइड वार्निंग जो नेटवर्क है उसके थ्रू में, कि यहाँ पे कौन सा एस्ट्रॉइड है जो हिट कर सकता है। स्टूडेंट्स इसके अर्लियर फेज के अंदर भी आप देखिए कि एस्ट्रॉइड के हिट करने का जो बात है वो किया गया था कि अर्थ को हिट किया जाएगा एक एस्ट्रॉइड के द्वारा। फिर आप देखिए कि उसका जब एरिया है वो वहाँ पे चेंज हुआ, उसका जो
जो कोर्स है वो चेंज होता है समय के साथ में, तो हो सकता है कि इसका भी कुछ समय के अंदर में जो यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो सके। यूएस के आप देखिए कि हमारा जो और भी कुछ यहाँ पे जो एस्ट्रॉइड है उनको डिफ्लेक्शन करने के पर्सपेक्टिव से भी एक इनिशिएटिव है उसको लॉन्च किया गया था, जिसको कि हम डार्ट के नाम से जाना करते हैं। डार्ट के नाम से, जो कि काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर हुआ करता था कि एस्ट्रॉइड है उसको डिफ्लेक्ट है वो कर दिया जाए उस इनिशिएटिव के थ्रू। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कालबेलिया कम्युनिटी के बारे में है। कालबेलिया कम्युनिटी कहाँ पे पाई जाती है? राजस्थान के अंदर में इनका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कालबेलिया कम्युनिटी का जो वुमेन्स है उनको आप देखिए कि नाइट के समय में कुछ स्कूल्स हैं वो यहाँ पे स्टार्ट किए गए हैं। स्कूल्स के अंदर में उनको जो बेटर लर्निंग अपॉर्चुनिटी है वो मिल सके। तो आप देखिए कि कालबेलिया कम्युनिटी को यहाँ पे मेंशन किया गया। तो एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो इस कम्युनिटी का एक डांस काफ़ी ज़्यादा फेमस है जिसको कि हम कालबेलिया डांस के नाम से जाना करते हैं। कालबेलिया कम्युनिटी के द्वारा एक सरपेंट वे के अंदर जो डांस है उसको कैरी आउट किया जाता है। आप देखिए कि जो यूनेस्को का इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का जो लिस्ट है इंडिया का, उसके अंदर भी कालबेलिया डांस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इसकी काफ़ी एक फेमस डांसर हुआ करती थी, गुलाबोबाई सफेरा उनका नेम हुआ करता था। ये कम्युनिटी बेसिकली आप देखिए कि स्नेक को कैच करना हो, स्नेक को कैप्चर करना हो, उन एक्टिविटीज़ के अंदर भी इनका इन्वॉल्वमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। एजुकेशन जो एजुकेशन का जो आप देखिए कि जो इन्वॉल्वमेंट है वो काफ़ी कम है, तो इसी वजह से यहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटी है एजुकेशन की रिगार्डिंग में अवेयरनेस है उसको जनरेट किया जाए, उनका इंटरेस्ट को डेवलप किया जाए। जो वुमेन्स है उनको यहाँ पे नाइट के समय में एक स्कूल है वो प्रोवाइड की जाती है। पहले भी हमारे यहाँ पे जो प्रौढ़ शिक्षा है, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको आप देखिए कि साक्षर किया जा सके, उनको बेसिकली अपना जो नेम है वो लिख सकें अच्छे से, तो उसके रिगार्डिंग में भी आप देखिए कि जो स्कूल्स हैं वो हुआ करते थे प्रौढ़ शिक्षा के रिगार्डिंग में अर्लियर फेज के अंदर 2000 के एरा के समय में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, राजस्थान के ही पर्सपेक्टिव से है, सेक्रेड ग्रोव्स के बारे में है। बेसिकली इनको आप देखिए कि कम्युनिटी रिजर्व्स के रूप से भी आप रीड कर सकते हो। सेक्रेड जो ग्रोव्स हुआ करते हैं उनका बेसिक यहाँ पे मैंडेट है वो क्या है, किसी कम्युनिटी के द्वारा उनको वर्शिप किया जाता है, उनको प्राइवेट लैंड या आप देखिए कि पब्लिक लैंड के अंदर में उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इनको जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसको 2002 के समय अमेंड किया गया था। 2002 के समय जब उसको अमेंड किया गया तो आप देखिए कि अदर देन प्रोटेक्टेड एरिया, हमारे जो प्रोटेक्टेड एरिया हुआ करते हैं, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके अलावा भी कुछ यहाँ पे जो कम्युनिटी रिजर्व्स हैं, जो कम्युनिटी रिजर्व हैं उनको डेजिग्नेट किया गया एज ए फॉरेस्ट का कैटेगरी के अंदर में। गोदावर्मन केस है, TN गोदावर्मन केस है, उसके थ्रू भी आप देखिए कि फॉरेस्ट जो यहाँ पे फॉरेस्ट का जो बेसिकली जो डेफिनेशन है उसके रिगार्डिंग में मेंशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कम्युनिटी रिजर्व्स हुआ करते हैं, लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा जो सेक्रेड ग्रोव्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको प्रिजर्व किया जाता है, और आप देखिए उनका कंजर्वेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन यही है कि जो सेक्रेड ग्रोव्स वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान के अंदर में है, जिनको कि ओरांस के नाम से जाना करते हैं। ओरांस के अलावा भी स्टूडेंट्स आपको अलग नेम से मालवन नाम से भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो टर्म आपको पता होना चाहिए, टर्म आपको पता ये होना चाहिए, ओरांस है, मालवान है। तो ये कुछ ऐसे यहाँ पे सेक्रेड ग्रोव्स हैं जो राजस्थान के अंदर में है। क्या ओनली राजस्थान के अंदर ही ऐसा है? आप देखिए कि हमारा जो कंप्लीट इंडिया है जिसके अंदर में हर एक जो कम्युनिटी है जिनका आप देखिए कि लिटिल बिट भी फॉरेस्ट के साथ में या नेचर के साथ में उनका जो कंजर्वेशन का एक्टिविटीज रहा है, इंगेजमेंट रहा है, तो उनके द्वारा जो यहाँ पे जो ट्रीज हैं उनको वर्शिप किया जाता है। जो वर्शिप आपको तुलसी के फॉर्म के अंदर में आपको हाउस होल्ड के अंदर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप देखिए कि बिश्नोई कम्युनिटी है उनके द्वारा खेजड़ी है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ऐसे ही आप देखिए कि जो सेक्रेड यहाँ पे जो ट्रीज है उनका वर्शिप आपको देखने के लिए मिलता है हर एक एरिया के अंदर में जो जो कम्युनिटीज़ का, तो उन्हीं को बेसिकली सेक्रेड ग्रोव्स है उसके रूप से बताया गया है। फॉरेस्ट एरिया के नियर बाई एरियाज़ के अंदर में ये प्रेजेंस है वो हुआ करते हैं। कम्युनिटी रिजर्व का कॉन्सेप्ट आपको जरूर से रीड करना, आपको पता होना चाहिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू ही पब्लिक लैंड और प्राइवेट लैंड जहाँ पे ये रिजर्व्स हैं वो सेटअप है, उनको कम्युनिटी रिजर्व्स के रूप से सेटअप किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वेस्टर्न घाट के बारे में है। वेस्टर्न घाट आप देखिए कि 2016 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन कौन से जो स्टेट्स हैं वहाँ पे ये सिचुएटेड हैं। हो सकता है अब आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए कि कितने ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे जो वेस्टर्न घाट है वो सिचुएटेड है। 5 है, 6 है, 7, 8 इस तरीके से भी मेंशन किया जा सकता है। जैसे कि आप देखिए कि
डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में अभी क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा, और डायरेक्टली वहाँ पे ऑप्शंस यही थे कि कितनी बार डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 एंड 4। तो इस तरीके से भी आपको पता होना चाहिए कि 6 जो स्टेट्स हैं, जो 6 स्टेट हैं जहाँ पे वेस्टर्न घाट है अपना एरिया है वो शेयर करता है, ये गुजरात से स्टार्ट होते हैं और तमिलनाडु तक आपको देखने के लिए मिलेंगे। गुजरात से स्टार्ट होते हैं, महाराष्ट्र है, फिर गोवा है, फिर कर्नाटका है, तमिलनाडु है, कुछ केरल का भी पार्ट है, कि जहाँ तक आप देखिए कि यहाँ से वेस्टर्न घाट है उसका प्रेजेंस है। तो वेस्टर्न घाट के रिगार्डिंग में गाडगिल जो कमेटी है वो भी कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, उसके रिगार्डिंग में भी एक क्वेश्चन है वो पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा गाडगिल कमेटी के पर्सपेक्टिव से। अब यहाँ पे कुछ बुक्स हैं वो आई हैं वेस्टर्न घाट के रिगार्डिंग में। एक बार आप देखिए कि 2015 का जो ज्योग्राफी ऑप्शनल का एक क्वेश्चन था जिसके अंदर इंडस्ट्री लोकेशन के रिगार्डिंग में क्वेश्चंस पूछी जाते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के अंदर में। तो वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि हमारे यहाँ पे जो फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है वो वेस्टर्न घाट के एरिया के अंदर में क्यों मोर सिचुएटेड है। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे जो पासेज हैं, जो बोर घाट है, थाल घाट है, इन सब के बारे में आपको एक जोग्राफिकल लोकेशन पता होना चाहिए। अपने एटलास के अंदर में आप उनको जो प्रैक्टिस है वो जरूर से कीजिए जो पासेज सिचुएटेड हैं वेस्टर्न घाट एरिया के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स बजट के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि इकोनॉमी के रिगार्डिंग में यहाँ पे मेंशन किया गया है कुछ गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं उनको बेसिकली यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो डाटाज हैं, जो यहाँ पे गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है उसके रिगार्डिंग में कंसर्न्स है उसको रेज किया गया। स्टूडेंट्स जो हमारा बजट है वो किस तरीके से है, 2047 तक हमें यहाँ पे विकसित भारत है उसको अचीव करना है। विकसित भारत का जो आप देखिए कि जो यहाँ पे हमारा एक अपॉर्चुनिटी है डेवलप्ड इंडिया का जो स्टेटस है वो उसको हम यहाँ पे अचीव करें। ये काफ़ी सारी जो यहाँ पे इनिशिएटिव्स हैं वो आप देखिए कि उनको सही बताया गया है, बट बेसिकली यहाँ पे जो जीडीपी ग्रोथ है जिसके अंदर इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा जो रियल जीडीपी ग्रोथ को बताया गया 6.3 से लेकर 6.8 है। तो नॉमिनल जो जीडीपी ग्रोथ है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन है। डिस्कशन यहाँ पे है कैपिटल एक्सपेंडिचर की भी पर्सपेक्टिव से जो ओवर द ईयर्स है उसको इंक्रीज करने का ज़रूरत है। 2047 तक हमें यहाँ पे विकसित भारत का जो टाइटल है, विकसित भारत है, डेवलप्ड इंडिया है, उसको अचीव करना है। ग्रोस टैक्स रिवेन्यू के बारे में है। ग्रोस टैक्स रिवेन्यू के अंदर में आप देखिए कि टैक्स बियोन्सी है वो फॉलन हुआ है ओवर द ईयर्स, लास्ट कुछ 3-4 ईयर्स के अंदर में। डायरेक्ट टैक्स है वो देखिए कि इंक्रीज हुआ है, बट लैक ऑफ गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, लेस जो ट्रांसपेरेंसी है, फिजिकल हेल्थ जो यहाँ पे जो फिजिकल डेफिसिट है उसको मेंटेन करना है। तो उनका कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसके रिगार्डिंग में यहाँ पे उनको बैड जो डिसीजन है वो यहाँ पे बताया गया है इस आर्टिकल के अंदर में। क्या एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है? यस स्टूडेंट्स, एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है, बट आप देखिए कि इसके अंदर में काफ़ी सारे जो डाटाज हैं वो मेंशन किए गए हैं जो आपको इतने डाटाज भी नहीं याद होने चाहिए। अगर आप यहाँ पे इतने डाटाज याद करोगे तो आप देखिए कि आपको सोसाइटी के अंदर भी डाटाज याद करने हैं, आपको बेसिकली आर्टिकल्स भी याद करने हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन है वो नहीं पूछा जाएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे डाटाज बता दिए गए कि ओवर द टैक्सेशन कितना है हमारा। तो ये बेसिकली आपको जो ट्रेंड्स हैं यूपीएससी के एग्जाम के अंदर जो ट्रेंड्स हैं, क्या ओवर द ईयर्स हमारा जो टैक्स का जो बेस है वो इंक्रीज हुआ है, क्या ओवर द ईयर्स जो इनकम टैक्स है वो क्या डिक्लाइन हुआ है, इस तरीके से आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो होना चाहिए। ओवर द ईयर्स के अंदर में जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी के अंदर में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आप देखिए स्टूडेंट्स हेल्थ के सेक्टर के पर्सपेक्टिव से है। यहाँ पे हेल्थ सेक्टर के रिगार्डिंग में डिस्कस ये किया गया कि जैसे ही हमारा बजट अनाउंस हुआ है तो हेल्थ सेक्टर के अंदर में इंडिया एज ए ग्लोबल लीडरशिप है उसको अचीव कर सकता है। किस तरीके से अचीव कर सकता है स्टूडेंट्स? आप देखिए कि ग्लोबल हेल्थ केयर के अंदर में जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल एजुकेशन है, ग्लोबल जो यहाँ पे कोऑपरेटिव्स हैं उनको कैरी आउट करते हुए मेडिकल हेल्थ के अंदर में इंडिया एज ए लीडरशिप है हेल्थ सेक्टर का यहाँ पे अचीव कर सकता है। 75,000 जो मेडिकल सीट्स हैं उनको यहाँ पे इंक्रीज करने के बारे में डिस्कशन है। इसके अलावा आप देखिए कि हमारा जो इंडी केयर है, कुछ ऐसी भी डिजीज हैं जो जिनके नंबर्स इंक्रीज हुए हैं तो उसका जो केयर का जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है उसको भी बूस्ट किया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स मेडिकल केयर के अंदर में बेसिकली यहाँ पे बताया ये भी गया कि है कि 1980s के समय से 90s-80s के समय से आप देखिए कि ओवर द ईयर्स हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट करने का कोशिश किया गया है समय समय पे जो भी गवर्नमेंट्स पावर के अंदर में आई हैं। ग्लोबल हेल्थ केयर डेस्टिनेशन के रूप से इंडिया यहाँ पे इमर्ज हो, ग्लोबल
हेल्थ केयर डेस्टिनेशन। आप देखिए कि हमारे जो काफ़ी सारे नाइबर कंट्रीज हैं वो तो अप्रोच करते हैं इंडिया के लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ के पर्सपेक्टिव से। तो आप देखिए कि ग्लोबल हेल्थ केयर डेस्टिनेशन के रूप से इंडिया यहाँ पे इमर्ज हो। और ग्लोबल यहाँ पे आप देखिए कि जितना भी हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर में जो प्रोफेशनल्स है उनका जो नंबर्स कम है, उसके अंदर भी इंडिया आप देखिए कि ग्लोबल लीडर है वो यहाँ पे इमर्ज हो। तो हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल हैं जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेज भी हैं। और आप देखिए कि हमारे जो नर्सेज हैं उनका तो प्रेजेंस आपको मिडिल ईस्ट के एरियाज़ के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। तो हेल्थ केयर सेंटर के रूप से हेल्थ केयर डेस्टिनेशन मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनके जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हों। यहाँ पे बजट के अंदर में मेडिकल सीट्स को इम्प्रूव करने का बात किया गया है। कुछ हमारे यहाँ पे जो मेडिसिन्स हैं जो कि आप देखिए कि लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, वहाँ पे भी आप देखिए कि जो कस्टम ड्यूटी है उसका एग्जेम्पशन प्रोवाइड किया गया। तो ये कुछ बेसिकली इन इनिशिएटिव्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन है जो बजट के अंदर रहे हैं। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अंदर में कहा गया था कि 2.5% ऑफ जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमें हेल्थ सेक्टर के अंदर में कैरी आउट करने का ज़रूरत है, जिससे कि हील इन इंडिया एंड हील बाय द इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे स्प्रेड किया जा सके, उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा सके बेटर वे के अंदर में। आरबीआई के द्वारा आप देखिए कि यहाँ पे डिजिटल पेमेंट के रिगार्डिंग में मेंशन किया गया। आरबीआई का एक रिपोर्ट है जिसके अंदर में पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट है जिसके अंदर बताया ये गया है कि जो मोबाइल इंटरफेरेंस को यूज करते हुए यूपीआई का जो डिजिटल पेमेंट्स हैं ओवर द ईयर्स यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। क्या स्टूडेंट्स ओवर द ईयर्स हमारे मोबाइल सेक्टर के अंदर में जो साइबर फ्रॉड हैं वो भी इंक्रीज हुए हैं। तो यस स्टूडेंट्स, I4C नाम का जो हमारा यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है जो किसके रिगार्डिंग में है, आप देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में वर्क किया करता है। उनके द्वारा साइबर फ्रॉड के पर्सपेक्टिव से भी बताया गया है मोबाइल का जो पेमेंट कॉन्सेप्ट है वो इम्प्रूव हुआ है, बट आप देखिए कि यूपीआई के पेमेंट के साथ में यहाँ पे फ्रॉड्स का जो नंबर्स हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नारकोटिक सेक्टर के बारे में है। आप देखिए कि नारकोटिक जो इन्फिल्ट्रेटर्स जिनके द्वारा जेएंडके के अंदर अटैक किए जाते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे ड्रग का जो ट्रैफिकिंग है वो किया जा सके। स्टूडेंट्स बेसिकली आप देखिए कि ये गोल्डन क्रिसेंट का एरिया है। हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर का जो पार्ट है गोल्डन क्रिसेंट एरिया के नियर बाई एरिया के अंदर सिचुएटेड है। गोल्डन क्रिसेंट क्या है स्टूडेंट्स? ईरान है, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वहाँ से जो ड्रग है वो बेसिकली सप्लाई हुआ करता है इलीगल वे के अंदर में। गवर्नमेंट तो उसी के बारे में बेसिकली यहाँ पे मेंशन था। ये एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, व्हाट इज गोल्डन क्रिसेंट, गोल्डन ट्राइंगल कौन सा है? गोल्डन ट्राइंगल हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर में है। यहाँ पे ड्रग का जो प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलता है, जिसको कि ट्रैफिक है वो किया जाता है इलीगल वे के अंदर में। गवर्नमेंट के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज है उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि रेगुलेशंस उनको लगाया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ना यूज किया जाए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा, उसके जो इम्पैक्ट है वो हो सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में है, उनके द्वारा जो आगरा से एस्केप किया गया था उसके रिगार्डिंग में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है जिसके रिगार्डिंग में कंट्रोवर्सी है वो क्रिएट हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो टाइम पीरियड है, कब उनके द्वारा उनका जो राज्याभिषेक है वो किया गया था रायगढ़ के वहाँ पे, ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप जरूर से रीड करना। अब आप देखिए कि यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ है। कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ है तो इसके रिगार्डिंग में जो आर्टिकल्स हैं वो मेंशन किए जाएंगे द हिंदू के अंदर में आने वाले समय के अंदर में। छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा किस तरीके से जो मराठास का जो आप देखिए कि रूल है उसको इस्टेब्लिश किया गया था उनके समय में, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे उनका जो डोमिनेशन है वो हुआ करता था, कैसे उनके द्वारा अफजल खान है उनको असैसिनेट किया गया। और अफजल खान को आप देखिए कि जब मारा गया था तो उसका उसका जो स्टोरी है हमारे लोकमान्य तिलक हैं वो फ्रीडम मूवमेंट के समय यूज किया करते हैं। और उसी को देखते हुए आप देखिए कि जो चापेरकर ब्रदर्स हैं उनके द्वारा एक इंग्लिश ऑफिशियल है उसको मार दिया गया था, जब अफजल खान का जो स्टोरी है उनके द्वारा बताया जाता है, जो गणपति और शिवाजी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया करते थे हमारे लोकमान्य तिलक साहब। तो इसके बारे में आप देखिए कि एग्जाम के अंदर मेंशन किया जाएगा आपको। बस यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का जो टेन्योर है, जो टाइम पीरियड है, वो आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है। इसके अलावा आप देखिए कि हमारा जो 4 दिसंबर को जो नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है हमारे कंट्री के द्वारा, तो नेवी डे का भी जो सिंधुदुर्ग फोर्ट है वहाँ पे आप देखिए कि सेलिब्रेशन किया गया था इनका जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो नेवल का जो आप देखिए कि नेवल फोर्सेज का जो एरिया हुआ करता था जिसके अंदर में इनका काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है, तो उसको भी गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज है वो किया गया है।
इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, तो उसके रिगार्डिंग में ग्रीस के वहाँ से आप देखिए कि स्टेटमेंट है वो आया है। ग्रीस आप देखिए कि इंटरेस्टेड है इस प्रोजेक्ट के अंदर में, कि मिडिल ईस्ट के अंदर में या वेस्ट एशिया के अंदर में जो क्राइसिस है उसकी वजह से ये जो प्रोजेक्ट है वो अंडरमाइन नहीं होना चाहिए। प्रेजेंट समय में आप देखिए कि जो साइनाई पेनिनसुला है, जो कि किसके अंडर में है, सिनाई पेनिनसुला, इजिप्ट के अंडर में, उसके थ्रू एक स्वेज कैनाल का कॉन्सेप्ट है। स्वेज कैनाल के थ्रू जो रेवेन्यू है वो भी जनरेट होता है इजिप्ट को। तो स्टूडेंट स्वेज कैनाल को यहाँ पे आप देखिए कि स्वेज कैनाल का अल्टरनेटिव एक रूट है उसको डेवलप किया गया, जिसके अंदर सी और जो लैंड का जो कनेक्टिविटी है उसके थ्रू में यूरोप के साथ में जो कनेक्टिविटी को बूस्ट किया जाएगा। इंडिया से आप देखिए कि मिडिल ईस्ट एरिया के रिगार्डिंग में वेस्ट एशिया के वहाँ पे कनेक्टिविटी होगा, और उसके बाद में इजराइल के थ्रू में आप देखिए कि वो मेडिटेरियन सी को यूज करते हुए यूरोप के साथ में जो कनेक्टिविटी है वो बूस्ट होगा। तो ग्रीस के द्वारा इंटरेस्टेड दिखाया गया है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में, जो कि इंडिया के द्वारा G20 का जब मीटिंग हुआ था तो उस समय इसको लॉन्च वो किया गया था। हमारा इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्टल एरिया है, जो कि JNPT पोर्ट है, वहाँ पे आप देखिए इसका जो कनेक्टिविटी है जो देखने के लिए मिलेगा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे, और आप देखिए कि ये जो प्रोजेक्ट है इसका बेनिफिट भी है। अगर मिडिल ईस्ट के वहाँ पे आप देखिए कि रेड सी के अंदर में जिस तरीके से होती रेबल्स का जो प्रेजेंस इंक्रीज हुआ है, तो उसका जो इम्पैक्ट है उसका एक अल्टरनेटिव जो रूट है वो होना चाहिए, जिससे कि यहाँ पे ट्रेड को सेफली वे के अंदर में कैरी आउट है वो किया जा सके। अनसर्टेन सिचुएशन है ग्लोबल ऑर्डर के अंदर में प्रेजेंट समय में, तो हर एक एरिया के रिगार्डिंग में जो अल्टरनेटिव रूट्स हैं वो जरूर से होने चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तीस्ता जो डैम है, जो कि आप देखिए कि ग्लेशियर लेक आउटब्रेस्ट फ्लड का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ था। सपोज कीजिए ग्लेशियर है, ग्लेशियर के नियर बाई एरिया के अंदर में कोई यहाँ पे लेक का सिचुएशन क्रिएट होता है। फिर आप देखिए कि ग्लेशियर का एक पार्ट है वो ब्रेक होता है। पार्ट जैसे ही यहाँ पे ब्रेक होगा, पानी आप देखिए कि आउटर एरिया के अंदर फ्लो करता है, जिसको कि ग्लेशियर लेक आउटब्रेस्ट फ्लड के नाम से जाना करते हैं। तीस्ता के वहाँ पे इसी तरीके का सिचुएशन हुआ था। तीस्ता जो डैम है जो आप देखिए कि डैमेज हुआ था उस फ्लड की सिचुएशन के अंदर में, उसको रीबिल्ड करने का यहाँ पे जो प्रपोजल रखा गया है उसको अपोज किया गया है कुछ लोकल जो वहाँ पे कैडर हैं, जो अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके द्वारा। एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम के पर्पज से अब आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप देखिए कि यह हमारा न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली है सिक्किम का। आप देखिए कि वहाँ पे गंगटोक है, काठमांडू है, और जो ढाका है। ये जो 4 सिटीज हैं, कौन कौन सा? ढाका है, काठमांडू है नेपाल का, और गंगटोक है, गंगटोक सिक्किम के वहाँ पे, और स्टूडेंट्स यहाँ पे दिल्ली है। इन 4 सिटीज़ को आप एक बार अरेंज करके देखना कि कौन सा जो सिटी है वो नॉर्दर्न पार्ट के अंदर सिचुएटेड है। मोर नॉर्दर्न के अंदर में क्या है, क्या दिल्ली यहाँ पे मोर नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में है अगर हम इन सिटीज़ के रिगार्डिंग में कंपेयर करें। तो एक बार ये आपका होमवर्क है, आपको 4 सिटीज़ हैं उनको देखना है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन के अंदर में। स्टूडेंट्स 1781 के समय में कलकत्ता के वहाँ पे आप देखिए कि बैटल ऑफ प्लासी, उसके बाद में जिस तरीके से पावर को टेक ओवर किया गया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। उसके बाद में कलकत्ता के वहाँ पे फोर्ट विलियम्स उसको सेटअप किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। अभी फोर्ट विलियम्स को रीनेम किया जाएगा विजय दुर्ग के नाम से। जिस तरीके से वेस्टर्न पार्ट के अंदर में सिंधु दुर्ग है शिवाजी महाराज से रिलेटेड, वैसे ही विजय दुर्ग है उसको सेटअप किया गया है। उसके वहाँ पे आप देखिए कि हमारे जो सैम मानेकशॉ हैं उनका भी नेम के ऊपर में एक सेंटर है, उसको वहाँ पे सेटअप किया जाएगा। फोर्ट विलियम्स का जो रीनेमिंग है वो यहाँ पे किया गया है। 1781 के समय में कौन वहाँ पे जो हमारे गवर्नर जनरल है वो हुआ करते थे बंगाल के वहाँ पे, तो आप देखिए कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स है, वही आपको गवर्नर जनरल है वो देखने के लिए मिलते हैं। 1773 से लेकर 1784 का उनका जो टेन्योर है वो हुआ करता था। स्टूडेंट्स फिलीपाइंस के बारे में है। फिलीपाइंस आप देखिए कि साउथ चाइना सी के वहाँ पे कंटिन्यूस उनका कन्फ्लिक्ट आपको देखने के लिए मिलता है चाइना के रिगार्डिंग में। चाइना का जो एग्रेसिव वहाँ पे पॉलिसी है साउथ चाइना सी के अंदर में, तो फिलीपाइंस के वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट है, उनको आप देखिए कि रिमूव किया जाएगा। उनको रिमूवल के रिगार्डिंग में जो बेसिकली प्रपोजल है उसको पास किया गया है। इनको रिमूव क्यों किया गया? क्योंकि एक तो आप देखिए कि चाइना का जो एग्रेसिव पॉलिसी है उनके रिगार्डिंग में इनका स्टेटमेंट नहीं था, या आप देखिए कि इनके द्वारा करप्शन का जो एक्टिविटी है ऐसे कुछ चार्जेज हैं वो लगाए गए हैं इनके अगेंस्ट में। नेक्स्ट आप देखिए कि इनके अगेंस्ट में चार्जेज ये भी लगाए गए हैं कि इनके द्वारा प्रेसिडेंट का जो असेसिनेशन का जो प्लॉट है उसको किया गया है, इस तरीके से भी चार्जेस देखने के लिए मिले हैं।
फिलीपाइंस एग्जाम के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, एक तो आप देखिए कि इस एरिया के अंदर में साइक्लोनिक कंडीशंस काफ़ी हुआ करती हैं, काफ़ी ज़्यादा साइक्लोन से इम्पेक्टेड ये कंट्री आपको देखने के लिए मिलेगा। इंटरनेशनल जो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसका हेडक्वार्टर यहाँ पे सिचुएटेड है। एक इसका आप देखिए अल्टरनेटिव जो ऑफिस है वो इंडिया के बनारस के अंदर भी है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। हमारे जो MS स्वामीनाथन सर हैं उनके द्वारा वर्क को कैरी आउट किया गया था फिलीपाइंस के जो एग्रीकल्चर के पर्सन हुआ करते थे उनके साथ में। इसके अलावा स्टूडेंट्स रमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में आपने रीड किया होगा, जिसको कि एशिया के नोबल के नाम से भी जाना करते हैं। रमन मैग्सेसे जो अवार्ड है वो आप देखिए कि फिलीपाइंस का जो गवर्नमेंट है उन्हीं के द्वारा दिया जाता है। हमारे काफ़ी सारे पर्सनस हैं जिनको कि रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है, उनका जो सोशल एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग में, उनका जो डिफरेंट डिफरेंट वर्क है उसके रिगार्डिंग में। आप देखिए कि जर्नलिज्म के अंदर में रवीश कुमार एक पर्सन है, उनको भी बेसिकली उनका जर्नलिस्टिक जो एक्टिविटी है उसके पर्सपेक्टिव से जो दिया गया था रमन मैग्सेसे अवार्ड। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स अर्जेंटीना के बारे में है, अर्जेंटीना कहाँ पे है, लैटिन अमेरिका के अंदर ये सिचुएटेड है। क्या अटकामा जो डेजर्ट है, अटाकामा जो डेजर्ट है वो अर्जेंटीना के वहाँ पे अपना एरिया शेयर करता है। यस स्टूडेंट्स, कुछ एरिया है वो शेयर किया जाता है अटकामा डेजर्ट के द्वारा। तो स्टूडेंट्स अर्जेंटीना जिसको कि आप देखिए कि ब्रिक्स का जो मेंबरशिप है वो भी दिया गया था, बट इनके द्वारा फिर जब न्यू प्रेसिडेंट पावर के अंदर में आए थे तो उनके द्वारा ब्रिक्स का जो मेंबरशिप है उससे विड्रॉवल कर दिया गया, उसको रिजेक्ट किया गया कि उनके द्वारा ब्रिक्स है उसको नहीं ज्वाइन किया जाएगा, जहाँ पे रसिया और चाइना नाम का जो इकोनॉमीज है जो कि बेसिकली आप देखिए कि एक डेमोक्रेसी है वो नहीं है। तो इस वजह से उनके द्वारा ये बेसिकली जो स्टेटमेंट है वो दिया गया था। अभी आप देखिए कि यूएस के साथ में उनका जो रिलेशन है वो आपको बेटर कंडीशन के अंदर देखने के लिए मिलता है। जैसे ही यूएस के द्वारा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉवल किया गया तो इनके द्वारा भी कहा गया है कि ये भी WHO से विड्रॉवल है उसको कैरी आउट करेंगे। M23 आप देखिए कि एक रेबल ग्रुप है, 23 मार्च का वो डे है जब ये रेबल ग्रुप है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है। तो उसका जो नेम है M23 है। कौन से कंट्री के अंदर में है रेबल ग्रुप, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, कोंगो के वहाँ पे ये सिचुएटेड है। अब आप देखिए इसको सपोर्ट किसके द्वारा किया जाता है, कोई ना कोई कंट्री बैक करता है। आप देखिए कि किसी भी रेबल ग्रुप को रवांडा यहाँ पे इसको बैक करता है। कोंगो का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे एक सिटी है, सिटी का नाम है गोमा, गोमा सिटी को टेक ओवर किया गया है इस M23 रेबल ग्रुप के द्वारा, जिसको कि बैक किया जाता है रवांडा के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम आपको यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन है, आपको जो कटांगा प्लेट्यू है, जो कटांगा प्लेट्यू है उसके बारे में ज़रूर से देखना वो कहाँ पे सिचुएटेड है, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से जो मिनरल्स का प्रेजेंस होना चाहिए वहाँ पे उसका जो प्रेजेंस है। आगा खान नाम के एक लीडर हैं, उनका आप देखिए कि डेथ हुआ है उसके बारे में मेंशन है। उनके द्वारा काफ़ी कुछ जो वर्क है उसको कैरी आउट किया गया था। यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा जो ट्रांसजेंडर पर्सनस हैं यहाँ पे आप देखिए उनके द्वारा 2 ही जेंडर्स हैं वो बताए गए थे। तो ट्रांसजेंडर पर्सनस हैं उनको भी बार किया जा सकता है, उसके रिगार्डिंग में भी जो ऑर्डर्स हैं वो साइन किए जा सकते हैं। ट्रंप के द्वारा जिस तरीके से यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा टेक ओवर प्लान जो बताया गया, उनके जो अलाइज हैं उनके द्वारा इसको रिजेक्ट किया गया है। जो अलाइज हैं बेसिकली इसके उसको उनके द्वारा इसको रिजेक्ट है वो किया गया। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी